एनसीईआरटी के एक मॉड्यूल को लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की वजह है जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन की 1947 में हुए बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराना, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर है। उल्टा आरएसएस और हिंदू महासभा को ही विभाजन का दोषी बता रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर बंटवारे के लिए जिम्मेदार है कौन? ये रिपोर्ट देखिए पहले। भारत में अब बच्चे 1947 में हुए विभाजन का इतिहास पढ़ेंगे कि कैसे बंटवारे के बाद लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे अपने ही देश में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। दरअसल एनसीईआरटी ने क्लास 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं, जो देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित है। और इसी मॉड्यूल में बंटवारे के लिए कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया गया है। एनसीईआरटी मॉड्यूल के मुताबिक जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया और आखिर में माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। और अब एनसीईआरटी के इसी मॉड्यूल को लेकर सियासत तेज हो गई है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर 1947 में हुए पार्टीशन से हुआ क्या था। एनसीईआरटी के विशेष मॉड्यूल के मुताबिक 1947 में हुआ विभाजन मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था, जिसकी वजह से कम 6 लाख लोग सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए। करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा और अपने ही देश में शरणार्थी होकर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। कई जगहों पर अत्याचार की वजह से महिलाओं को कुएं में कूदकर अपनी जान तक देनी पड़ी। विभाजन के कारण ही 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक मानसिकता वैसी की वैसी ही बनी रह गई, जिससे देश का बंटवारा हुआ था। लेकिन सवाल है कि आखिर विभाजन की सोच आई कहां से? दरअसल मॉड्यूल के मुताबिक भारत का विभाजन गलत सोच की वजह से हुआ। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक सम्मेलन किया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, साहित्य और नायकों वाले समुदाय हैं। एक के लिए जो नायक है वो दूसरे के लिए खलनायक है। यानी मुसलमानों का सब कुछ हिंदुओं से अलग है और इसीलिए उनका देश भी अलग होना चाहिए। जिन्ना के इसी विचार ने विभाजन का बीज बोया और आखिर में भारत का बंटवारा हुआ। हालांकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत आजाद तो हो, लेकिन बटे नहीं। इसके लिए 2 योजनाएं भी बनाई गई। पहली में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात थी, जिसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश राजा केवल नाम के लिए ही भारत का प्रमुख रहता, लेकिन प्रशासन भारतीयों के हाथ में ही होता। लेकिन कांग्रेस ने ये योजना ठुकरा दी, जिसके बाद दूसरा प्रयास कैबिनेट मिशन के रूप में किया गया। इस प्रस्ताव के तहत भारत एक संघ और उसमें 3 तरह के प्रांत रहते, ए, बी और सी। ए हिंदू बहुसंख्या वाले प्रांत, बी और सी बहुसंख्या वाले प्रांत जिन्हें खुद फैसले लेने की आजादी होती। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में ये भी बताया गया है कि देश के बड़े नेताओं की बंटवारों को लेकर अलग अलग राय थी। माउंटबेटन ने मार्च 1947 में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना से बातचीत की। जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे और मुस्लिम लीग हिंसा पर उतारू। आखिर में नेहरू और पटेल विभाजन के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद माउंटबेटन ने भारत का विभाजन कर अलग पाकिस्तान बनाने का विकल्प दिया, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मान लिया। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया। हालांकि इस मॉड्यूल के मुताबिक विभाजन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि इसके लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे। पहला जिन्ना, दूसरी कांग्रेस और तीसरा माउंटबेटन। और अब इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि एनसीईआरटी मॉड्यूल में अधूरी जानकारी दी गई है। असल में विभाजन के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने। आरएसएस पर कांग्रेस का आरोप एक तरफ
लेकिन लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को देश को जोड़कर रखने वाली संस्था बता चुके हैं। कह चुके हैं कि आरएसएस 100 सालों से मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसी समर्पण भाव पर देश गर्व करता है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हालांकि सियासी संग्राम में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि शुरू से ही आरएसएस और बीजेपी की हिस्ट्री बदलने की आदत रही है। आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते आए हैं। जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। एनसीईआरटी मॉड्यूल पर मचे सियासी घमासान के बीच अब सवाल है कि आखिर इतिहास बदला गया है या फिर विभाजन का सच अब सामने आया है। सवाल है कि क्या कांग्रेस और जिन्ना की जुगलबंदी से ही पाकिस्तान बना, और सवाल ये भी है कि क्या अब बच्चे स्कूलों में बंटवारा कराने वाली जुगलबंदी का इतिहास पढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एनसीईआरटी की किताब में जो है वो हमने आपके सामने रख दिया। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ राकेश सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं जो कि संघ विचारक हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, और साथ ही मेरे साथ अतुल लोंढे पाटिल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा, पहला सवाल आपसे। कांग्रेस ये कह रही है कि एनसीईआरटी बीजेपी के कब्जे में है, और दूसरी बात कि क्या इतिहास को तय करने में 78 साल लग गए? देखिए, वास्तव में क्या है कि इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जिस इतिहास में महिमा मंडन होता है और पहले से ही कि नायक और खलनायक निर्धारित कर दिया जाता है, वो इतिहास सही चित्रण नहीं दे पाता है। भारत का इतिहास इसी त्रासदी से गुजरा है। इतिहासकारों ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया किसका महिमा मंडन करना है और किसे खलनायक के रूप में प्रस्तुत करना है। मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं कि पार्टीशन तक पहुंचने में हमारी क्या भूमिका रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 1937 में 1937 के अक्टूबर में मुस्लिम लीग के दबाव में वह मांग मान ली कि वंदे मातरम का अंतिम क्लोजिंग स्टैंजा को हम ड्रॉप कर देंगे। 1937 में मुस्लिम लीग को देश के चुनाव में उस 39 में सिर्फ 4.8% वोट मिले थे। उसमें मुस्लिम लीग के पास मुसलमानों का जो कॉन्स्टिट्यूंसी था उसमें कांग्रेस को बहुमत थी या मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं था। और 1945 के चुनाव में मुस्लिम लीग का 4.8% वोट बढ़कर 76% हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस जो उस वक्त पार्टी तो नहीं थी, एक मूवमेंट था, 1909 में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात मान ली। तो यह जो समझौतावादी रुख रहा वह मुस्लिम लीग को मजबूत करता रहा। स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन साथ दे कौन नहीं दे, लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए था, देश को स्वतंत्र करना। कांग्रेस पार्टी इसकी जगह मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रही। चाहे अनचाहे कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को मजबूत कर दिया, जो भस्मासुर बनकर 47 में पार्टीशन के लिए बाध्य कर दिया। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, 1 मई 1947 को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जी ने उस पार्टीशन के पूरे दौर का विरोध किया और नेहरू जी पार्टीशन की जल्दी में थे। तो सत्ता और सांप्रदायिकता का वो समझौता था। जिन्ना सत्ता के भूखे नहीं थे, वो सांप्रदायिकता के भूखे थे। वे लीगी सांप्रदायिकता को लेकर बढ़ रहे थे। नेहरू जी को सत्ता तक जल्दी पहुंचनी थी। यदि हम पार्टीशन को डिले कर देते तो 2 लाभ होता। मैं बात अपनी समाप्त करता हूं। पहला लाभ क्या होता कि हम यदि पार्टीशन होता भी तो जो लोग विस्थापित होते वो कैसे विस्थापित हो इसका हम एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं।
जिससे लाखों लोग जो हजारों लोग जो मारे गए, कत्लेआम ठीक हुआ, है। चाहे मरने वाले मुस्लिम हो या हिंदू हो, ठीक है। मरने वाले बालक हो या वृद्ध हो, हत्या तो हुई, ट्रेन में लाशें भरकर आई, उसको हम रोक लेते। फिर जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, चाहे भारत के मुसलमान गए या वहां से हिंदू आए, मुल्तान से आए या यहां से पंजाब से गए, उन दोनों के मॉडलिटीज में हम उनको अपने ही देश में रिफ्यूजी बनने नहीं देते। ठीक है सर, ओके। तो यदि पार्टीशन की बाध्यता भी आई तो है। उसकी जल्दीबाजी ने तो आपके- हजारों लाखों लोगों को संकट में डाल दिया। आपके हिसाब से अब तक इतिहास गलत पढ़ रहे थे ना भाई अतुल जी? अब तक एनसीईआरटी तो यही देखिए- करता है ना। एनसीईआरटी तो कभी अकबर को महान बता दिया, कभी किसी को महान बता दिया, जिसकी सरकारें रही उस हिसाब से चलता रहा। तो इतिहास तो गलत पढ़ रहे हैं ना। हो सकता है कि आपने पढ़ा वो अकबर महान है, अब आपके बच्चे पढ़ें कि नहीं बंटवारे के लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस है। मेरे बच्चे वही पढ़ेंगे जो इतिहास में घटा है। मेरे अरे बच्चे वही पढ़ेंगे जो, तो इतिहास सुनो ना तो- अंजित, बीच में मत बोलो। हाँ, ठीक है। आप उनके बीच में नहीं बोले आप। हाँ, नहीं मेरे बोल रहा हूँ बीच सर, में नहीं बोले। बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं इतिहास पढ़ा लिखा और इतिहास कैसे लिखा जाता समझने वाला इंसान। ठीक है, ठीक है। देखिए, मेरे बच्चे वही इतिहास पढ़ेंगे जो सबूतों के और कोरबोरेटेड एविडेंस के आधार पर बनता हो। मेरे बच्चे वो इतिहास नहीं पढ़ेंगे कि मेरी सहूलियत के क्या होता है, मैं उसके ऊपर राजनीति खड़ी करूं और फिर देश को बंटवारे की तरफ ले जाऊं। ऐसा इतिहास ना मैं लिखूंगा, ना मेरे संस्था को लिखने दूंगा, ना मेरी पार्टी ऐसा इतिहास लिखना चाहती है। जो लिख रहे हैं उनके मैं कुछ दावे जो है वो गलत छोड़ देता हूँ। गलत कैसे बताता हूँ मैं? 1909, 1916, फिर बाद में पृथक मतदार संघ को जो है वो हमने नकार दिया था, नेहरू जी ने और गांधी जी ने हटा दिया था उस बात को। और 1932 को वो तो दलितों में और सवर्णों में, हिंदुओं में बंटवारा करना चाहते थे राजनीतिक आधार पर, उसे भी कांग्रेस ने नकार दिया था। किस तरह से गांधी जी ने उपोषण किया था और एरोड़ा करार हुआ था, यहाँ तक का इतिहास है। 1938 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा का अधिवेशन होता है और पहली बार राजनीतिक तौर पर सावरकर जी ये एक सिद्धांत रखते हैं, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र का द्विराष्ट्र का सिद्धांत पहले उन्होंने रखा। 1940 में जब लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, 14 पॉइंट्स रखे जाते हैं। उसमें पाकिस्तान ये शब्द को एक राष्ट्र के नाम से माना जाता है। वैसे तो रहमत अली चौधरी ने 1933 में पाकिस्तान का पंजाब, सिंध ऐसा करके बनाया था, लेकिन ये पाकिस्तान यानी इस्लाम का इस्तान जो है बनाया। अब उसके बाद चुनाव होते हैं प्रोविंशियल्स के। वो प्रोविंशियल्स के चुनाव में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग इकट्ठी बैठती है 3 प्रांतों में, एनडब्ल्यूएफपी पंजाब और बंगाल में सुरावर्दी की जो मुस्लिम लीग होती है वो डायरेक्ट एक्शन डे बनाती है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री होते हैं, जो कहते हैं कि कांग्रेस की गुंडे 1942 जिसका आरएसएस ने विरोध किया था आंदोलन का, और ये कहा था कि हमारा शत्रु अंग्रेज नहीं, हमारा शत्रु मुस्लिम है। तो बताता हूँ इनकी मॉडलिटीज ठहराने की बात कर रहे हैं लोग। तो 1942 में ये साथ में बैठते हैं। वही सुरावर्दी डायरेक्ट एक्शन डे बताता है। वो तो स्वाधीनता यानी कैबिनेट मिशन आता है 1945 में, 1946 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देते हैं जिन्ना और सुरावर्दी। और बंगाल में जिस तरह का कत्ल होता है, मैंने आरएसएस का एक आदमी 1925 के बाद ना तो स्वाधीनता संग्राम में देखा है, ना जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो उसको बचाने के लिए एक 2 लाइन का चिट्ठा उन्होंने लिखा होगा, ये भी नहीं देखता हूं मैं। जवाहरलाल नेहरू जी को 2 बार देखता हूँ, सीडब्ल्यूसी में वैसा ठहरा होते हुए देखता हूँ, मैं वकील देते हुए देखता हूँ। भगत सिंह जी जो है वो बड़े शूरवीर थे, कम्युनिस्ट थे। ठीक है, ये उनकी खिलाफत सुनिए और सुनिए नहीं, ये 2 मुद्दे बचे थे जल्दी से। अब जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो गांधी जी अकेले, क्योंकि आर्मी पूरी वेस्ट साइड में थी, तो गांधी जी अकेले जाते हैं नवाखाली में बंगाल में और वहां पूरी शांति लाने की कोशिश करते, शांति बहाल कर देते हिंदू मुसलमान दंगों में। वहां पर आरएसएस का एक आदमी मुझे दिखता नहीं है। और ये सब अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की मुखबिरी करना, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू अलग राष्ट्र और मुस्लिम अलग राष्ट्र यहां तक लाना कि अगर ये रोकते नहीं तो सावरकर जी ने कश्मीर हो, त्रावणकोर हो, ऐसे 5 हिंदू राजाओं को टेलीग्राम करके लिखा था कि आप अलग राष्ट्र बनिए, आप इस भारत में मत आइए। इन्होंने संविधान का विरोध किया, कहा कि ये हमारा संविधान मनुस्मृति है जो इंसान को जन्म के आधार पर ऊंच नीच रखता है, ये इनका संविधान है। ये जो बात है कि 5 टेलीग्राम नहीं गए थे, ठुकरा दे। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर के रेडियो से चलिए सर राकेश जी जवाब दीजिए। जिस तरह से हड़काया था जिन्ना और सावरकर दोनों को कि इतिहास आपका इतिहास जो काले अक्षर से लिखा जाएगा। और उस गांधी को मारते हैं लोग, जिस गांधी ने कहा था मेरे लाश पे विभाजन होगा, उसको 3 गोलियां गोडसे ने मार दी इनके आदमी ने। लेकिन इनका कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि विरोध किया, कहीं भी दंगा खत्म करने की कोशिश ठीक है सर, वो जवाब दे रहे हैं। देखिए मैं और अगर वहां रोकते नहीं अब ये अतुल जी जवाब ले लीजिए सर, अतुल जी जवाब ले लीजिए, बोलिए राकेश जी जल्दी से, थोड़ा छोटा। देखिए मैं इस अभी तो देखिए इतिहास तो इतना बड़ा है भारत का कि उसका अभी 2 मिनट में डिबेट नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक घटना का जिक्र कर दूंगा जो दर्शकों को समझ में आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस था, जहां अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है।
रेड शर्ट और खुदी खिदमतगारों की सेना थी, रेड शर्ट और वो आर्मी, गांधी खुदाई जी की खिदमतगार। ही तरह अब पूजे जाते थे। हाँ ना, तो वहाँ पर जब पाकिस्तान के रेफरेंडम हुआ तो कांग्रेस ने बायकॉट किया, और अब्दुल गफ्फार खान बायकॉट नहीं चाहते थे। वहाँ खान साहब की सरकार थी, डॉक्टर खान की सरकार थी, और अब्दुल गफ्फार खान के छोटे भाई थे। 4 मिलियन के पॉपुलेशन में सिर्फ 5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उस पार्टिसिपेट करने पे कांग्रेस के बायकॉट के बावजूद भी 51% लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में, 49% लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में वोट दिया। और गफ्फार खान ने कहा कि आप हमें शेर के मुंह में फेंक रहे हैं। अब बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। और हिंदू महासभा का नाम लेते हैं। आज कोई कहे सोशलिस्ट यूनिटी ऑफ सेंटर ऑफ इंडिया, एसयूसीआई एक छोटी पार्टी है, उसने देश में तूफान ला दिया। कोई भी रिजोल्यूशन पास कर दे, क्या अंतर पड़ता है। हिंदू महासभा को 1945 में कितने वोट आए, कितने मेंबर थे। यदि हिंदू महासभा इतनी शक्तिशाली थी कि देश का पार्टीशन करवा दी, तो सावरकर जी को 47 में प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था। हिंदू महासभा को 300 सीटें मिल जानी चाहिए थी। राकेश सिन्हा जी, मूल सवाल यही कि आप एक अलग इतिहास बता रहे हैं, वो एक अलग इतिहास बता रहे हैं। नहीं। इस देश कौन से इतिहास को माने? अतुल जी बोलिए जल्दी। अंजित, मैं वही इतिहास बता रहा हूँ जो सबूतों के साथ रखा गया है। ये वो इतिहास बता रहे हैं जिसका एक भी सबूत नहीं है। 16 अगस्त 1946 को क्या नहीं हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे? कहां थी आरएसएस? क्यों अंग्रेजों के आर्मी में भर्ती होने के लिए सावरकर जी आह्वान कर रहे थे? क्या गोलवलकर जी ने ये नहीं कहा था कि हमारी दुश्मनी अंग्रेजों से नहीं है, हमारी दुश्मनी जो है वो मुसलमानों से है? क्या उनके जो कलेक्शन ऑफ स्पीचेस थे, तो वहां झूठ बोल देंगे, यहाँ के लोग झूठ बोलते हैं कि 1964 में बंच ऑफ थॉट जो है पब्लिश हुआ था, लेकिन वो जो स्पीचेस है, कलेक्शन ऑफ स्पीचेस है, उसमें उन्होंने कहा था कि ये संविधान जो है वो गलत है। ऑर्गेनाइजर में और इनके पंचजन में आया, इन्होंने काला दिन मनाया, झंडे को उन्होंने अशुभ कहा, जलाया। 52 साल तक, मैं नागपुर में रहता हूँ, 52 साल तक इन्होंने झंडा लगाया नहीं। लोग झंडा लगाने का उनके ऊपर केसेस आज भी दर्ज है। तो राकेश जी सर जल्दी से, फिर मैं तो बालकनाइजेशन चाहिए। राकेश जल्दी से 10 सेकंड देखिए। जब पाकिस्तान की मांग बढ़ गई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने समर्थन दिया, तो देश में एकमात्र संगठन आरएसएस था जो पूरे देश में एंटी पाकिस्तान डे बनाया। ये बिल्कुल नहीं मनाया। इंडियन लैंग्वेज प्रेस में आपको मिल जाएगा। चाहे आप ये चाहे आप केसरी पढ़ लीजिए, महाराष्ट्र पढ़ लीजिए, काल पढ़ लीजिए, भाल पढ़ लीजिए, या बंगाल गजट पढ़ लीजिए। उसमें बताइए कि जो हिंदू मुस्लिम दंगों में वो खत्म चलिए करने सर, की कोशिश मैं कर रहा आप हूं। दोनों को माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका और राकेश सिन्हा जी आपका। लेकिन मेरा ये कहना है कि इतिहास के साथ मजाक नहीं होना चाहिए कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां कुछ और पढ़ें।